सुप्रभात। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह आज आपसे कई दिनों के बाद, लगभग मार्च के बाद मिल रहा हूँ। आप कई दिनों से परेशान हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारे बीच कोरोना महामारी आई है, इससे सभी लोग परेशान हैं, पूरा संसार परेशान है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि अभी तक इसकी जो कोई दवाई है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। संसार के, हमारे देश के अनेक वैज्ञानिक अभी भी उसकी खोज में लगे हुए हैं। इसका केवल एक ही उपाय है कि हम सामाजिक दूरी बनाकर रखें, अपने घर पर रहें। जरूरी या बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम, आवश्यक कार्य हो जब भी हम घर से निकलें, और निकलते समय अपने मुंह पर मास्क लगाकर निकलें। जिससे क्या होगा कि हम अपना बचाव करेंगे और अपने परिवार वालों का बचाव करेंगे। तो फिलहाल हमें अपने परिवार को बचाना है और अपने समाज को बचाना है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक दूरी बनाकर रखनी हो। आप में से अनेक विद्यार्थियों के रोजाना फोन और SMS आ रहे हैं। व्यवस्थापक महोदय को भी आ रहे हैं और अध्यापकों को भी लिए आ रहे हैं। तो उनके लिए मैं उनकी समस्याओं का समाधान बता रहा हूं कि क्या है। कि देखिए, एक प्रश्न आता है बार बार, आप देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के बारे में मैंने बता दिया, और जब से ये कोरोना संक्रमण चीन से शुरू हुआ था, वुहान से, तभी से हम प्रार्थना में रोजाना आपको इसके बारे में बता रहे थे। और अब आता है दूसरी बात कि बोर्ड परीक्षाओं का समय, कि हमें मालूम है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसमें कुछ परीक्षाएं भी रह गई हैं, और वो छात्र बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं। उन्हें मैं ये कहूँगा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपनी तैयारी को जारी रखें, अभ्यास करते रहें बार बार। ज़्यादा नहीं तो जितना उन्हें समय मिलता है उतनी करते रहें। मैं उसके लिए बताता हूँ कि वो बार बार समय के बारे में पूछते हैं, सर कब होगी? तो मैं ये बता देता हूँ कि जब भी हमारी बोर्ड परीक्षाएं होंगी उससे 10 दिन पहले हमें सरकार बता देगी। सरकार ने कह दिया है कि जब भी हमारी परीक्षाएं आयोजित होंगी, बोर्ड की 10वीं की, 12वीं की, जो शेष परीक्षाएं रह गई हैं, वो सरकार हमें 10 दिन पहले बता देगी। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर हमें समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अचानक नहीं बताएगी सरकार कि आज बताए कल परीक्षा ले ले, ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं। इसलिए हम अभ्यास धीरे धीरे अपना बढ़ाते रहे। उसके अलावा जो ऑनलाइन कक्षाएं विद्यालय के द्वारा चलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हो, उनका लाभ उठाएं। तीसरी आपकी जो समस्या थी पाठ्यक्रम, सिलेबस, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो पाठ्यक्रम है वो हमारी बोर्ड की जो कक्षाएं इनका वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो हमारे नए बच्चे 11वीं से क्रमोन्नत होकर 12वीं में आए हैं और 9वीं से क्रमोन्नत होकर 10वीं में आए हैं, वो पुराना सिलेबस उन्हें यदि मिलता है तो वो पुराना ले लें पढ़ाई के लिए और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। ये जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, इनका जितना हो सके उतना लाभ हमें उठाना है। यदि हम इनका लाभ नहीं उठाएंगे तो ये जो समय हमारा व्यर्थ चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या, आप समझे ना, कि जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, वो वही है 10वीं और 12वीं का। आप पुराना भी ले सकते हैं, आपको आपके मित्रों से, बड़े बहन भाइयों से यदि मिल जाता है तो आप पुराना पाठ्यक्रम ले लें। 10वीं 12वीं के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। रही बात और कक्षाओं की, उनमें परिवर्तन किया गया है, दोबारा से NCERT सिलेबस आ गया है, तो वो नई बुक्स ही हमें खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरी बात है, मैं जो दोनों कक्षा, इसका मतलब ये है कि जो मैं आगे हिंदी साहित्य का आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी साहित्य में हमारा जो प्रकरण रहेगा वो मैं बताऊंगा। टॉपिक को बताने के बाद क्या बताऊंगा, तो उसमें हमारी दोनों कक्षाओं का मेरा मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो 11वीं से क्रमोन्नत होकर 12वीं में आए हैं और जो 12वीं के बच्चे थे, वो बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं विशेषकर उन दोनों कक्षाओं को ध्यान में रखकर के, जो 11वीं से क्रमोन्नत होकर 12वीं में आए हैं और 12वीं में जिनकी अभी परीक्षा नहीं हुई हिंदी साहित्य की, उनकी हिंदी साहित्य की, भूगोल की अभी परीक्षा नहीं हुई है और भी कई परीक्षाएं रह गई हैं, तो वो इन कक्षाओं को विशेष तौर पर देखिए, क्योंकि दोनों को ध्यान में रख करके ये कक्षाओं का निर्माण किया जा रहा है कि वो किसी प्रकार से घबराए नहीं। बार बार उनका YouTube के माध्यम से और भी अन्य माध्यमों से वो इन चीजों को देखते रहे, पढ़ते रहे, और कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के
वो बताएंगे सर हमें यहाँ समस्या है, तो हम कोई भी जब भी आपको प्रकरण पढ़ाने आएंगे ना, तो उससे पहले उस समस्या को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों कक्षाएं जो हमारी 11वीं से क्रमोन्नत होकर पास होकर के 12वीं में आ गई, उनकी अब कोई 11वीं 12वीं की परीक्षा नहीं है, वो तो पास हो गए। और जो 12वीं की जो शेष परीक्षाएं रही, जिसमें हमारी हिंदी साहित्य की परीक्षा रह रही है, वो भी इस क्लासों को देखें, क्योंकि हमारे जो सर हैं भूगोल वाले प्रदीप सर, वो भी पढ़ा रहे हैं कई दिन से। उन्होंने बताया कई क्षेत्रों के बारे में आपको, मानव भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल क्या है, तो दोनों कक्षाएं देखें। इसके बाद हमारा जो 5वां जो है रस, कई छात्र कह रहे हैं सर अब जो 11वीं से 12वीं में आए हैं कि सर रस पढ़ाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी अभी जो हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें केवल हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स विषय पढ़ाएंगे। रस कक्षा 11वीं में था, 12वीं में रस नहीं है। रस है तो वो बहुत ज्यादा छिपा हुआ, यानी कि व्याख्याओं के अंतर्गत आ रहा है, विशेष रूप से नहीं है, ठीक है ना। तो रस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सोशल मीडिया, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितना आप समय हो सके सोशल मीडिया के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है, जो यूट्यूब के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा हो रही है, उसका लाभ उठाएं, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज के पक्ष विपक्ष, लाभ और हानि होते हैं। यदि आप ज्यादा समय अन्य गतिविधियों में लगाओगे तो आपका समय व्यर्थ जाएगा। जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो छात्र, जो छात्रा इस समय का सदुपयोग करेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि इस समय ऐसा है कि आप बिल्कुल एकांत में हो, ना कोई किसी प्रकार के कोई अतिथि आने का सवाल है, ना घर वाले भी सब दूर हैं, तो आप घर में हो, आप बिल्कुल शांति का आपके पास माहौल है। जितना हो सके शांति से पढ़ें। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास सोशल मीडिया की कोई सुविधाएं नहीं है, फोन भी नहीं है, नेट भी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इन चीजों का लाभ उठाइए, और जितना लाभ उठाओगे आप, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने आपको इसको सोशल मीडिया के माध्यम से समय का लाभ बता दिया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यानी हमारे अंदर यदि कोई कमी है, कमी का मेरे का मतलब हमारा लिखने का जो राइटिंग है, जो लेख है, वो सही नहीं है, सुंदर नहीं है, तो हम कम से कम 2 पेज लिख सकते हैं। ये तो जो मैं अभी ये बात बता रहा हूँ, ये तो सब कक्षाएं कर सकती हैं। पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा के विद्यार्थी लेख लिख सकते हैं, अपने लेख को सुधार सकते हैं, क्योंकि यदि आपका लेख अच्छा होगा तो एग्जामिनर जो परीक्षा की जो कॉपियां चेक करने वाला है, उस पर एक बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो नंबर देने में उसे आसानी होती है। उसके बाद रीडिंग करें, यानी अपनी जो आपके पास किताब है, पुरानी किताबें ले लीजिए। 12वीं वाले बच्चों से मैं तो कहना चाहूंगा, आर्ट्स वालों से, कि उनकी जो रीडिंग की जो किताबें हैं, यानी जो बुक्स हैं, वो बुक्सों का अध्ययन करें, उनमें जाकर कहानियां हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन सी कहानियां हैं आपको अगले ये जो भी हमारे जो क्लासें लगेंगी, कि उन कहानियों को स्वयं पढ़ सकते हैं। उनमें कोई कठिनाई हो आप कमेंट कर दीजिए, जो वीडियो के नीचे जो भी बॉक्स आता है उसमें आप कमेंट कर दीजिए, सर यहाँ इस शब्द का अर्थ हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कह रहा है, तो आपको सर अगले दिन बताएंगे, मैं बताऊंगा या दूसरे सर बताएंगे, वो आकर जरूर बताएंगे। तो इन बातों का हमें क्या करना है, पूरी तरीके से ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया कोरोना संक्रमण चल रहा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बीमारी है और इसकी जब दवा बन जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास एक ही उपाय है, हम दूर रहें लोगों से। उसके बाद बोर्ड परीक्षाओं का समय मैंने आपको बता दिया कि हमें 10 दिन का समय देगी सरकार, जब भी होगी, एकदम नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद पाठ्यक्रम 10वीं 12वीं का वही पाठ्यक्रम है जो बच्चे 11वीं से क्रमोन्नत होकर कहाँ है, 12वीं में, ठीक है। और जो 9वीं से क्रमोन्नत होकर 10वीं में आए ना, तो वो अपनी पुरानी बुक्स ले सकते हैं, उनसे अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये दोनों कक्षाओं के लिए है, ठीक है। दोनों कौन सी, एक तो 11वीं से जो 12वीं में आई है, और जो पहले से 12वीं में है। आज हम उनके रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन आप किसका इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जो शेष परीक्षाएं वो हो जाए, तो उसी के बाद रिजल्ट का इंतजार करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक छात्र कह रहा था, कमेंट कर रहा था कि सर रस पढ़ाई गया है। मैंने बताया ना कि रस में पहले 1 महीने का पढ़ा चुका हूं 11वीं में, ठीक है, बहुत विस्तार से मैंने रस पढ़ाया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, रस आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर हमारी जो एक्टिविटी है वो होनी चाहिए लाभदायक, यानी हम उसका लाभ उठाएं। उसकी हानियां भी हैं, लाभ भी, हमें क्या लेना है, लाभ लेना है। अन्य गतिविधियों में ना जाकर के अपना जो पढ़ाई का उस पर ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद समय का लाभ उठाएं। ये समय बहुत, मैंने बताया ना आपको, किसी बिल्कुल शांत वातावरण है, चारों स्वच्छ वातावरण है, उसका लाभ उठाएं। लेख सुधारें, हमें लेख सुधारना है सबको, हमारे छोटे भाई, बड़े जो भाई हैं, बहन हैं, उनको भी कहना है कि वो सुलेख लिखें, है कि नहीं। इस समय का जो खाली कॉपियां बची हुई हैं उनके पास,
उनका लाभ उठाएं, रीडिंग करें। जो हमारी हिंदी की बुक्स हैं या और भी कई बुक्स हैं, हम पता है जिनमें उन्हें हम पढ़ सकते हैं, स्वयं भी पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो विषय वाइज जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने समय का सदुपयोग करें। जितना आप समय का सदुपयोग करोगे ना, उतना ही आपको लाभ होगा। ठीक है, अब मैं बता रहा था कि हमारे जो अध्यापक गण, थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूं कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। यदि आप उनकी कक्षाएं लेंगे, अपने जो मित्र हैं, साथी हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ते हैं, उन्हें भी आप उन कक्षाओं में पढ़ाएं, उससे लाभ होगा। ये निःशुल्क कक्षाएं हैं, किसी प्रकार का किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। यदि वो छात्र इन कक्षाओं को पढ़ेंगे, आपके मित्र और आप, तो उससे उन्हें लाभ होगा, चीजें समझने में आसानी होगी। और एक बात और, जब भी आपको कोई सर कोई टॉपिक यहाँ पढ़ा रहे हैं, यदि आप उनसे पहले उस टॉपिक को, उस प्रकरण को यदि आप पहले पढ़ लेते हो, तो सर जो पढ़ाएंगे ना वो बिल्कुल इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, आप आसानी से उसे समझ पाओगे। जो छात्र होते हैं, जो पढ़ने में होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, सर से पहले उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उस प्रकरण को पढ़ लेते हैं, और वो उनका जो प्रकरण होता है वो बिल्कुल आसान हो जाता है जब सर पढ़ाते हैं। हमारे 9th क्लास में सामाजिक विज्ञान सर पढ़ा रहे हैं, ओपी सर पढ़ा रहे हैं, ओम प्रकाश सर, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति और भी कई टॉपिक पढ़ा दिए। कक्षा 9th के जो बच्चे 8वीं से क्रमान्वित होकर ऊपर आए हैं, वो बच्चे ओम प्रकाश सर की क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कक्षाएं लगेंगी, सर बता रहे हैं व्यवस्थापक महोदय कि शीघ्र ही कक्षा 9वीं की, 8वीं की, 7वीं की और भी कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद 10वीं में हमारे प्रवीण सर ने आपको सामाजिक विज्ञान शुरू कर दिया। उन्होंने महाजनपद पढ़ाया आपको, उसके बाद मौर्य वंश को पढ़ा रहे थे, उसमें बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा दिया उन्होंने। आप उसको ध्यान से पढ़िए, ये सारी चीजें आपको भी काम आएंगी और भविष्य में भी आपको काम आने वाली है। उन्होंने तो बिल्कुल सिलेबस, पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है, उसको ध्यान से पढ़िए। इसके बाद हमारी जो विज्ञान वर्ग की कक्षाएं हैं, उसमें हमारे अमर सिंह जी सर जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, उन्होंने पाचन के बारे में, अग्नाशय के बारे में बताया। उसके बाद हमारे मैथ वाले सर रामगोपाल सर की कक्षाएं भी आने लग गई है, उन्होंने भी अपनी प्रश्नावलियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा हमारे जो भौतिक विज्ञान के सर हैं, पुष्पेंद्र सर, उन्होंने भी अपना पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। इसके अलावा रसायन विज्ञान के सर हैं हमारे विकास सर, उन्होंने भी अपना बहुलक वगैरह जो भी उनका पाठ्यक्रम है विज्ञान वर्ग वालों का, वो शुरू कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप उन कक्षाओं का लाभ उठाइए। हमारे टीएस सर हैं, उन्होंने भी आपको प्रायिकता और उसके अलावा वो ऐसे क्वेश्चंस बता रहे हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं, वो दोनों के लिए लाभदायक है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ जो कक्षाएं ना वो उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है कि भाई जो बोर्ड की कक्षाओं में जो पेपर शेष रह गए हैं वो भी लाभ उठाएं, और जो नए बच्चे जो क्रमबद्ध होकर आए हैं उन पर जो समय है वो उसको व्यर्थ बेकार में जा रहा है, सोने में जा रहा है या फिर अन्य गतिविधियों में जा रहा है कि नहीं, तो वो इन चीजों का लाभ उठाएं, है कि नहीं। ये जो समय एक बार निकल गया, ये क्या होगा, वापस लौटकर नहीं आए। अब हम आते हैं अपनी विषय पर, हिंदी साहित्य। मैंने बताया दोनों के लिए है, कक्षा जो 11वीं से क्रमबद्ध होकर 12वीं में आए हैं और जो 12वीं में पहले से है। ये नहीं कि सर अब 12वीं वाले कहने लगे सर हम तो पढ़ चुके, वो उसको पढ़ें, वो उनका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, उनके लिए लाभदायक होगा। हो सकता है यही प्रश्न जो मैं आपको बताऊं वो सीधा पेपर में आ जाए। और मैं उन 12वीं वालों से कहना चाहता हूँ जिनकी परीक्षाएं शेष रह गई हैं, भाई किसी को घर जाकर नहीं पढ़ाया जाएगा और न स्कूल में पढ़ाया जा रहा है जब तक कोरोना महामारी चल रही है। यदि आपको किसी भी प्रकरण में, किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या है तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप डाल दीजिए कि सर ये हमसे नहीं आया, तो यहाँ जो मैं पहले पढ़ाऊंगा ना उससे पहले उसे बता दूंगा, आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, है कि नहीं। ये है, आप बता दीजिए सर इसका अर्थ समझ में नहीं आया था या ये चीज समझ में नहीं आई, तो हम उसको आपको बता देंगे। अब मैं आगे बात करता हूँ कि जो हमारी हिंदी साहित्य में क्या है कि क्या क्या है, 11वीं वाले जो क्रमबद्ध होकर आए वो सुन लो ध्यान से। 12वीं साहित्य में क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा उसका परिचय दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब परिचय में देखो क्या है कि जो आपको पता है कि 80 अंक का पेपर होता है, 80 अंक का पेपर है, ठीक है, परीक्षा होती है। और इस 80 अंक की परीक्षा में इसका एक विभाजन है, 20 अंक तो जो विद्यालय देता है आपको, जो आपकी एक्टिविटी होती है जिसमें आप प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, अर्धवार्षिक और भी आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल वगैरह होती है उनके जो 20 अंक होते हैं वो मिलते हैं आपको। उसके अलावा 80 अंक की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें क्या क्या होता है, देखो 80 अंक की परीक्षा बोर्ड परीक्षा में होता है आपका
कि देखो आपकी 32 नंबर की एक बुक है, किताब है, जिसका नाम है सरयू। क्या नाम है? सरयू। ये 32 अंक की है, ठीक है, ध्यान से सुनना। और एक बुक आपकी है दूसरी 16 नंबर की, मंदाकिनी, ठीक है। इसके बाद आपकी मंदाकिनी के बाद ही आपका 16 नंबर का है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पिछले साल, आपको 3 जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास था, आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, मैंने आप विस्तार से कराया है क्या नहीं? ये उसके बाद 16 अंक हो गया, और 16 अंक का ही आपका काव्य शास्त्र है। क्या है? 16 अंक का ही क्या है आपका काव्य शास्त्र, ठीक है। तो 32 नंबर की ये है, 16 नंबर की आपकी दूसरी बुक है। इसमें आपका गद्य व पद्य भाग, समझ रहे ना? इसमें आपका क्या है? गद्य व पद्य भाग है। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा देता हूं कि जो गद्य भाग है ना, उसमें अधिकतर जो भी पाठ हैं वो पाठ सब क्या है? कहानियां। क्या है? कहानी। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी है गिल्ली डंडा, आप पढ़िए, बड़ा आनंद आएगा। 2 मित्रों की कहानी, गरीब अमीर की कहानी है, ठीक है। और भी पाजिब कहानी है जैनेन्द्र की, जिसमें बच्चे के द्वारा उस पर दोषारोपण कर दिया जाता है जब उसने कोई पाजिब नहीं चलाई। इसके अलावा मिठाई वाला एक कहानी है। बहुत मतलब बहुत अच्छे पाठ हैं आप, जिन्हें आप घर पढ़ सकते हैं, है क्या नहीं? उसके अलावा आपको कक्षाओं में तो पढ़ाया जाएगा, और ऑनलाइन क्लास जब तक चलेगी जब तक आपको बताया जाएगा। उसके बाद पद्य भाग है, वो आप थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर होता है नहीं तो आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपकी जो दूसरी बुक है मंदाकिनी, इस मंदाकिनी बुक जो 16 अंक की है ना, इसमें क्या है पता है आपको? इसमें आपकी जो विभिन्न विधाएं होती है हिंदी की, क्या होती है? विभिन्न विधाएं। विधाएं जानते हो? विधा में आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है। विधाओं का मतलब कहानी है, निबंध है, लेख है, पत्र है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, ये सब क्या है? हिंदी की विधाएं हैं। और वो विधाएं इसमें दे रखी है, कोई एकांकी है, कोई नाटक है, ठीक है ना। तो ये गद्य भाग है, इसमें पूरा गद्य है। इसे भी आप स्वयं पढ़ सकते हो, और समस्याओं के लिए आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, ये भी 16 अंक का भाई। और इसके जो 16 अंक है ना, किस प्रकार डिवाइड है, कैसे विभाजित है? देखो 4 योग 4 योग 4 योग 4, यानी 4 क्वेश्चन आएंगे और 4-4 नंबर के आएंगे, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका काव्य शास्त्र, और इस काव्य शास्त्र का डिवाइडेशन जो विभाजन है वो किस प्रकार है, वो भी देखिए आप। इस काव्य शास्त्र में विभाजन है कि 8 नंबर के, अब मैं इसको क्या पहले ऊपर लिख देता हूं आपको आसानी हो। देखो ये जो काव्य शास्त्र है, ये क्या है? ये आपका, इसमें भी कई विभाजन है, यानी अलंकार है। क्या है? अलंकार, जो कि 8 अंक के हैं। उसके बाद छंद है, छंद भी 6 नंबर के, ठीक है। और काव्य, गुण व दोष, काव्य गुण व दोष 2 अंक के हैं, ठीक है, 2 अंक। इस प्रकार से ये भी कितने अंक का हो गया? 16 अंक का हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है ना, वो विभाजित है विभिन्न बिंदुओं में। और इन बिंदुओं में अब हम सबसे पहले इस काव्य शास्त्र का एक जो सबसे ज्यादा नंबर का पूरे पाठ्यक्रम है, मैं आपको बता रहा था कि जो आपके पाठ्यक्रम में सबसे ज्यादा नंबर का जो बिंदु है, जो प्रकरण है ना, वो है अलंकार। इसलिए वो महत्वपूर्ण है, पुराने बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं उसी से आज प्रारंभ कर रहा हूं, ठीक है। तो वो देखते हैं हम, देखिए तो हमारा प्रकरण क्या रहा? अलंकार। अलंकार, ठीक है। अलंकार वैसे तो कक्षा 9वीं के लिए, 10वीं के लिए, 11वीं के लिए, 12वीं के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो बिंदु है, जो प्रकरण है ना, वो सब कक्षाओं में, क्योंकि अलंकारों के बहुत प्रकार होते हैं,
और हर कक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अलग अलग अलंकार का क्या किया है, प्रवेश किया है, यानी अलग अलग अलंकार रखे हैं। जैसे 12वीं कक्षा में ही क्या है कि अनिवार्य हिंदी है, उसमें 8 अलंकार अलग हैं। जो विशेष हिंदी है, हिंदी साहित्य है, ऐच्छिक हिंदी है, उसमें 8 अलंकार अलग है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकार क्या होता है। तो देखिए अलंकार का अर्थ, सबसे पहले बात आती है अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ होता है, देखो कि अलंकार 2 शब्दों से बनकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द हैं, अलम योग का। अलम माने होता है शोभा, क्या होता है, शोभा, और कार माने होता है करने वाला। तो अलंकार का क्या अर्थ हो गया, शोभा करने वाला। और उसके बाद आती है इसकी परिभाषा, क्या आती है, परिभाषा किसकी, अलंकार की। तो परिभाषा है कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हो गई। ये आपके लिए कम महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सीधा ही परीक्षा में अलंकार पूछा जाएगा। फिर भी मैंने, यदि कोई बच्चे हमारे 9वीं के, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के यदि देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि उन्हें लगे सर आए आज पहले दिन पढ़ाने, तो मैंने इसलिए परिभाषा अर्थ आपको विशेष बता दिया कि अलंकार का अर्थ होता है, अर्थ में क्या है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, और वो 2 शब्द का अर्थ निकलता है अलम धन कार, और इसका अर्थ क्या होता है, शोभा करने वाला। और इसका जो सीधा अर्थ जो निकलता है वो क्या निकलता है, आभूषण। क्या निकलता है, आभूषण, शोभा करने वाला आभूषण। किसकी शोभा करता है वो, काव्य की। ठीक है। अब बात आती है कि आभूषण क्यों कहा है, कि आप जानते हैं कि जो महिलाएं जिस प्रकार क्या है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या धारण करती है, गहने धारण करती है, आभूषण धारण करती है, और तब उनकी जो सुंदरता होती है वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार जो काव्य लेखक हैं, काव्य लिखने वाले हैं, वो क्या करते हैं, अपने काव्य को सजाने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये आभूषण होते हैं, इसके काव्य के आभूषण को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि आपके जो 12वीं के जो पाठ्यक्रम है, 12वीं के पाठ्यक्रम में क्या है कि कौन कौन से अलंकार हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। 8 अलंकार हैं, और मैंने पिछली साल जो बच्चे पढ़ रहे थे ना, मैंने उनको खूब बताया कि भाई ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। गलती क्यों नहीं होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा नंबर का है, और नंबर मिलेंगे भी इसमें यदि आप थोड़ा सी भी ध्यान दे दें। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला आपका मालविका। ठीक है। और नंबर 2 आपका है, नंबर 2 आपका देखो विभावना है, विशेषोक्ति है, उसके बाद आपका दृष्टांत है, व्यतिरेक है, उसके व्यतिरेक के बाद आपका आता है अन्योक्ति है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद आपका आता है अन्योक्ति के बाद आपका व्यतिरेक, अन्योक्ति, प्रतीक, और प्रतीक के बाद आता है व्यतिरेक। ये आपके 8 अलंकार हैं और 8 ही अंक के हैं। ठीक है, कितने नंबर के, 8 अंक के। इनमें से केवल 2 पूछेगा वो, या तो इन 2 पूछ ले, या इन 2 को पूछ ले, या इन 2 को पूछ ले, या इन 2 को पूछ ले, कोई से भी इनमें से वो 2 आपसे पूछेगा, और बहुत सरल है। ठीक है। तो आज बहुत ज्यादा समय आपने देखा,
तो मैं कल से आपको ये अलंकार शुरू करूंगा, इनमें से 2-3 जो भी हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई कमी लगे, आपको लगे कि ये समस्या है पाठ में, आप अन्य, मैंने कहा ना कि आप और भी सिलेबस को पढ़ सकते हैं, पाठ्यक्रम को पढ़ लो, जो कहानियां पहले से ही आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। जितना आप यदि पहले पढ़ लो तो सर जब पढ़ाएंगे ना तो बिल्कुल आपके लिए सिलेबस पाठ्यक्रम ऐसा हो जाएगा कि बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें कमेंट लिखिए, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बताया ना कि आपको हम पहले, जैसे हमने कल अलंकार पढ़ाऊंगा, यदि आपके कमेंट में कोई समस्या आती है तो पहले मैं उसका समाधान करूंगा, ठीक है। धन्यवाद। और अपने मित्रों को भी शेयर करें, उन्हें बताएं, क्योंकि ये निःशुल्क कक्षाएं, जो जितना लाभ ले सके अच्छा है।